पाकिस्तान इस वक्त क्या सफारतकारी का मरकज बना हुआ है। अनवर इब्राहिम साहब जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वो तशरीफ लाए, सऊदी बिजनेस डेलीगेशन आया। अब एससीओ की समिट हो रही है, ग्वादर पोर्ट का इफ्तिताह भी होगा। क्या पाकिस्तान सफारतकारी में सीपैक की वजह से कनेक्टिविटी की वजह से अहमियत हासिल करता जा रहा है। रशिया से बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। नए प्रोजेक्ट्स जो कि 40 से ज्यादा हैं, बड़े हैं, जिसमें बुलेट ट्रेन तक के प्रोजेक्ट शामिल हैं। सीपैक तो बंद हो चुका है। वो लॉबी है जो बड़े पैमाने पे ये काम कर रही है। हमारा रिलेशन चाइना के साथ डे बाय डे अब वो बढ़ रहा है। हालांकि जो कराची इंसिडेंट हुआ था उससे एक बड़ा डेंट पड़ा था हमारे सारे प्रोसेस पे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले तो ये रीजन का मॉडर्न 3 एयरपोर्ट है। जो गवादर की जो कनेक्टिविटी है द ग्लोबल, वो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो इतना बड़ा डेलीगेशन आया है 76 लोगों का, ये इसीलिए है कि इस पे भी बहुत ज्यादा पहले होमवर्क हो चुका है। सर, एससीओ समिट में जयशंकर साहब का आना ये इंडिया के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है और मेरे साथ राना गुलजार अहमद साहब भी आपके पेशे खिदमत हैं। राना गुलजार साहब वैनकूवर कनाडा से हमें टाइम देते हैं, हर हफ्ते टाइम देते हैं। पहले तो राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, भाई, बहुत सारे सवालात हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान इस वक्त क्या सफारतकारी का मरकज बना हुआ है। बिकॉज पहले हमने देखा कि अनवर इब्राहिम साहब जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वो तशरीफ लाए, फिर सऊदी बिजनेस डेलीगेशन आया। अब एससीओ की समिट हो रही है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि प्रीमियर ली क्वेंग जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, वो एक दिन पहले तशरीफ ला रहे हैं और वो मेरे ख्याल है बातचीत होगी दोनों ममालिक के दरमियान में। ग्वादर पोर्ट का इफ्तिताह भी होगा। और फिर बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा डेलीगेशन है वो रशिया का इस वक्त पाकिस्तान में है। 76 मेंबर पर मुश्तमिल डेलीगेशन। मेरा ख्याल है चीन के भी 12 मेंबर्स हैं, उसके अलावा किसी के 4 हैं, 2 हैं, 6 हैं। 76। इसके क्या माना बनते हैं, सीपैक और कनेक्टिविटी पे इसके क्या असरात होंगे, और क्या पाकिस्तान सफारतकारी में सीपैक की वजह से कनेक्टिविटी की वजह से अहमियत हासिल करता जा रहा है। ये वो सवालात हैं जिसको हम आज प्रेस करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चाइना की प्रीमियर का एक दिन पहले आना क्या मतलब है इसका। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो जो आपने रशिया की बात की है कि रशिया से बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। नहीं, मैं और इस पे उस हवाले सवाल से राना साहब करूंगा, लेकिन पहले चाइना पे आते हैं फिर रशिया पे जाते हैं। सर, चाइना के साथ हमारा सीपेक 2 रिवाइवल और दोबारा से प्रोजेक्ट्स की बहाली और जो नए प्रोजेक्ट्स जो कि 40 से ज्यादा हैं, बड़े हैं, जिसमें बुलेट ट्रेन तक के प्रोजेक्ट शामिल हैं, उन पे बहुत ज्यादा होमवर्क हो चुका है। तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है जो बड़ा हुआ है, उसमें ये रीजन ये थी कि जो गवादर से रेलेवेंट जो एक्टिविटीज हैं उसका स्कोप बड़ा है, उनका वक्त ज्यादा चाहिए था। उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें, क्योंकि गवादर इंटरनेशनल पोर्ट जो है और इसी तरह जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन दोनों का बाकायदा इफ्तिताह करना है, जिसकी तैयारियां 100% मुकम्मल है। तो उस हवाले से जो गवादर के लिए स्पेयर टाइम उनसे मांगा गया, क्योंकि उनका गवादर में जाना और जाकर वहां पर उसका इफ्तिताह करना ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा एंटी सीपैक फोर्सेस, एंटी सीपैक लॉबीज। क्योंकि कल वो तक भी मैं देख राना रहा था साहब कि वर्चुअल वर्चुअल इफ्तिताह है गवादर जी जी, एयरपोर्ट। जी। जो कल तक भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग इसी चीज पे बाजिद थे कि नहीं, सीपैक तो बंद हो चुका है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, पर्सनल्स पे मुझे कॉल्स की, व्हाट्सएप मैसेजेस आए। तो एक तरफ वो लॉबी है जो बड़े पैमाने पे ये काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि हमारा रिलेशन चाइना के साथ डे बाय डे अब वो बढ़ रहा है। अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्प्रूव हो चुका है। हालांकि जो कराची इंसिडेंट हुआ था उससे एक बड़ा डेंट पड़ा था हमारे सारे प्रोसेस पे, लेकिन इसको जो है बर वक्त बड़े ऐसा तरीके से टैकल कर लिया गया है। और उसमें एक नई चीज ये हुई है जो कि इस दौरे का भी जो पर्पज है, कि पहली बार चाइना बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुआ है कराची में। और आज बल्कि कुछ ब्रेक थ्रू भी हुए हैं कि जो फैसिलिटेशन इदारों के अंदर से हो रही थी, क्योंकि ये बेसिकली तो इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है उसका लीक है।
कि कौन कहाँ कब कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पे सॉफ्ट टारगेट है, कैसे हो सकता है। तो उस हवाले से काफी बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, ये आज की खबर है। तो आने वाले दिनों में चाइनीज इंटेलिजेंस और उनकी जो प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट है इस सारे प्रोसेस में, इन्वेस्टिगेशन में, ये भी इसके मस्बत नतज में सामने आएंगे। और सेकंड चीज, जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, उस हवाले से चूंकि प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स का लेवल और सरगर्मियां चूंकि काफी बड़े पैमाने पे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट भी है उसका लेवल काफी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो कि एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं, इट्स ए ह्यूज। लेकिन इनके आने का जो मैसेज है, जो सीपेक के हवाले से जो पॉजिटिविटी है, वो अब उसी लेवल पे जाएगी जो 2015-16 में एक वक्त था कि हम सीपेक सीपेक, हमारा नेशनल मीडिया बहुत ज्यादा बात करता था, लेकिन राणा बीच में साहब कम हुआ। माजरत में इसमें आज वो सुन रहा था चाइनीज एम्बेसडर को मैरियट के अंदर 11 साल जो पावर के अंदर कोऑपरेशन है चाइना, पावर सेक्टर के अंदर चाइना और अब पाकिस्तान का, उसमें वो कह रहे थे कि अब हम एग्रीकल्चर के ऊपर शायद नए बैलों की जो एक नस्ल है उसको प्रमोट करेंगे, और उसके साथ एग्रीकल्चर में वो तालिबन 76,000 एकड़ की बात कर रहे थे कि उसको कल्टीवेट करने की बात कर रहे थे। टेक्सटाइल का पूरा एक टाउन हम खड़ा करने जा रहे हैं। तो ये ताउन के शोबे के अंदर बातें हो रही थी। राना साहब, हमेशा हमने सी पोर्ट पे बात की गवादर के ऊपर, एयरपोर्ट की क्या अहमियत बनती है, स्पेशली जो मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है, क्या ये जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है एशिया की उसका मरकज बन सकता है? उसके लिए सर जो इम्पॉर्टेंट चीज है, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले तो ये रीजन का मॉडर्न तरीन एयरपोर्ट है, क्योंकि नया बना है। इसमें जो फैसिलिटीज हैं वो आम एयरपोर्ट्स ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सराउंडिंग में है उससे काफी जदीद यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद हैं। सेकंड चीज जो मोस्टली लोगों को नहीं पता, एक तो मिडल ईस्ट की सिचुएशन ओवरऑल ऐसी हो चुकी है इस वक्त कि जिससे जो गवादर की जो कनेक्टिविटी है टू द ग्लोबल, वो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट होंगी वाया गवादर। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम डिस्कस नहीं करते या कॉमन मैन को नहीं पता, कि जो रीफ्यूलिंग है छोटे जहाजों की, बोइंग 777 तक, जो जाहिर है कि बहुत ज्यादा फ्यूल कैरी नहीं कर सकते, जो पूरा सेंट्रल एशिया है उसके लिए जो गवादर है वो मरकज़े निगाह है। उसकी रीजन है कि एक तो जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं जिसमें दुबई है, कतर है, वो एक्सपेंसिव है, वो चार्जेस बहुत ज्यादा लेते हैं, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसी तरह से बहुत ज्यादा है। और सेकंड, वो बिजी बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी दे आर पैक्ड। तो जो छोटी एयरलाइंस हैं सेंट्रल एशिया की खास तौर पे या मिडल ईस्ट की, तो उनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो जो बड़े एयरपोर्ट हैं जो पहले से बिजी हैं, जिनकी अब कैपेसिटी फर्दर नहीं रही, तो वो उनको उस तरह से इंटरटेन नहीं कर पाते। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रीफ्यूलिंग कैपेसिटी है उसी से $500 million हर साल एक्स्ट्रा बिजनेस कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। $500 million से ज्यादा सिर्फ रीफ्यूलिंग, क्योंकि हम इस पे बात नहीं करते, मोस्टली जहाजों ने आना है, रुकना है, रीफ्यूलिंग होनी है, और फिर उन्हें दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चले जाना है। तो गवादर एयरपोर्ट आप देखेंगे कि आने वाले 5 से 7 सालों में 2032 तक ये शायद दुबई और कतर एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ जाए, क्योंकि एक तो इसकी कैपेसिटी बहुत है, मॉडर्न एयरपोर्ट है। तो इस वक्त हम छोटी से छोटी एयरलाइन को इंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस तरह का रश नहीं है। एक तरह से दूसरी जो एयरलाइंस है उनको एक प्रायोरिटी या एक इंपॉर्टेंस मिलेगी, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनकी कॉस्ट भी जो है वो काफी कम होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। आ जाते हैं रशिया के डेलीगेशन के ऊपर। ये 76 मेंबर्स पर मुश्तमिल डेलीगेशन, वो रशिया है जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका पूरा झुकाव भारत की तरफ है। 76 मेंबर डेलीगेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त रशियन स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्री बन के उभरा है। और मैं चाहता हूं कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर ये समझ रहा हूँ कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है दोनों ममालिक के ताउन के जो इम्कानात है वो काफ़ी रोशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 76 मेंबर डेलीगेशन का मतलब ये है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे, ट्रेड से रिलेटेड होंगे, एनर्जी से रिलेटेड होंगे, आईटी सेक्टर से होंगे, हैवी इंडस्ट्री से होंगे। तो मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात मौजूद हैं राना साहब। सर, हम कुछ अरसे से आपके वी लॉग्स में आपके साथ डिस्कशन में ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट करते रहे हैं कि CPEC 2 आ रहा है, CPEC 2 आ रहा है। अगर आप पिछले 3 से 4 महीनों में अपने वी लॉग्स पे नजर डालें,
जो हम्म। CPEC 2 की बात है उसमें सऊदी अरेबिया, रशिया, UAE और तुर्की, ये चार ममालिक इस वक्त नुमाया हैं। लेकिन इसमें जो राइट नाउ जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सऊदी अरेबिया और रशिया का है। जहां तक टिल्ट की आपने बात की है, उसमें रशिया, ईरान, ये आप रिसेंट देखेंगे फिनोमेना के दोनों का टिल्ट अब इंडिया की बजाय टूवर्ड्स पाकिस्तान अब होना शुरू हो गया है। मैं नहीं कह रहा कि पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ईरान के हवाले से भी मैं ये बात जिक्र करता चलूं कि ईरान में जो रिसेंट अरसा में किलिंग्स हुई हैं अहम ऑफिशियल्स की विद इन ईरान, उस वो ईरानियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के मुताबिक वो इंफॉर्मेशन लीक हुई है अंदर से, और उसके जो खुरे मिले हैं अकॉर्डिंग टू देम कि उसमें जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं जो कि ईरान में बड़ी अहम जगहों पे अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, शायद उनके जरिए इसराइल तक वो लीक्स हुआ है इंफॉर्मेशन का, जिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अगर आप रवैया भी देखेंगे पिछले कुछ दिनों में ईरान का टूवर्ड्स इंडिया, वो सख्त होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। जहां तक रशिया की बात है, रशिया ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से, SCO के प्लेटफॉर्म से, और हर प्लेटफॉर्म पे जितने भी अवेलेबल हैं उनका एक कॉरिडोर भी है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, तो वो पाकिस्तान को हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। हमारी जो बीमार इंडस्ट्री है, स्टील मिल से लेके दूसरे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बीमार हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनको दोबारा से वो रिफ्रेश करने के लिए तैयार है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और ये जो इतना बड़ा डेलीगेशन आया है 76 लोगों का, ये इसीलिए है कि इस पे भी बहुत ज्यादा पहले होमवर्क हो चुका है। लेकिन अब जो रिलेशनशिप है वो खास तौर पे जो माशी जो हमारा ताल्लुकात हैं इकोनॉमी के हवाले से, उसको जो है वो बड़े हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिसका डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा, चाहे वो सस्ता तेल है या जो दूसरी चीजें हैं, क्योंकि रशिया पे देने के लिए बहुत कुछ है और हमारी वो जरूरत भी है, तो हम बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो ये इसको हम जो देख रहे हैं वो CPEC 2 को देख रहे हैं कि CPEC 1 तो ऑलरेडी चल ही रहा है, बाली की तरफ जा रहा है, लेकिन अब CPEC 2 भी तैयार है, जिसका स्कोप जो है वो CPEC 1 के आसपास ही है, उतना ही बड़ा है। राणा साहब, ये जो SCO का समिट हो रहा है पाकिस्तान में काफी अरसे के बाद, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का इतने बड़े लेवल के ऊपर, जहाँ पे साथ जो है हुकूमत के सरबराह तशरीफ ला रहे हैं, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स भी आ रहे हैं, और डेलीगेशंस दूसरे भी शरीक हो रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट आपको नजर आता है CPEC के ऊपर, स्पेशली कनेक्टिविटी के ऊपर? बिकॉज जो SCO है उसकी न्यू फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, जहाँ पे वो रीजन के सियासी मसाइल, सिक्योरिटी मसाइल और माशी मसाइल, और उसको हल करने की बात करते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी पे ज्यादा जोर नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि जो समिट है वो किस हद तक माविन साबित होगी पाकिस्तान और चाइना की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हवाले से? सर, पहली बात तो ये समझनी होगी कि चाइना अब कोई आम चाइना नहीं है, वो ग्लोबल लीडर है। अभी 3 दिन पहले की जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल, वो ये है कि जो ग्लोबल इस वक्त ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, उसमें अकेले चाइना का कंट्रीब्यूशन 30% से ज्यादा है। और जो G7 है, ग्रेट 7 कंट्रीज, उसका 13% है, 13%, यानी कि G7 जो है अकेले चाइना के मुकाबले में हाफ पर भी नहीं आता, दरमियान में आध में भी नहीं आता। ये आज का चाइना है। तो इस ग्लोबल लीडर के साथ जुड़ना, फिर उसमें रशिया की शराकत होना उस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है, आर्मी की भी ताकत, चाइना रशिया ये आपको पता है कि वर्ल्ड की टॉप 3 आर्मीज में आते हैं, तो दीज आर ह्यूज। तो इनका पाकिस्तान को इस तरह से फैसिलिटेट करना, SCO समिट का पाकिस्तान में आना, ये पाकिस्तान के लिए शायद पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ा इवेंट है लास्ट 10 ईयर्स में। उसकी रीजन है क्योंकि हमारे पास एक बचा कुचा सार्क होता था, आपको याद होगा, ठीक है, लेकिन वो बांग्लादेश में जो हसीना साहबा की गवर्नमेंट थी, फिर इंडिया में मोदी साहब की थी, वो उसके अलायंस ने उसको तकरीबन बेजान कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो उसका कोई इवेंट ना होना, बल्कि पाकिस्तान में जब इवेंट होने जा रहा था तो बांग्लादेश ने जो है उसमें वो बैकफुट पे चला गया, पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। तो अब ये इस लेवल का समिट पाकिस्तान में होस्ट होना, अगर पाकिस्तान इसमें जाकर कहीं पार्टिसिपेट करता शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इन हालात में पाकिस्तान का होस्ट होना और फिर इन सब जो बड़े लीडर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े डेलीगेशन के साथ शामिल होना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये एक अच्छे पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान की तरफ जो है इशारा मिलता है कि हमारा वो जो खोया हुआ मकाम था शायद हम उसकी अब बहाली की तरफ चल पड़े। और जो सफारती तन्हाई का हम पिछले 5-7 सालों में जो बहुत ज्यादा हमने सफर किया है, ठीक है, तो उससे भी ये निकलने का बेहतरीन मौका है। और आने वाले दिनों में लग रहा है, क्योंकि इसी महीने आपको याद होगा कि ब्रिक्स का भी समिट होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है, बाकायदा उसकी मेंबरशिप पे बातचीत हो चुकी है। तो ये ओवरऑल जो इन्वायरमेंट बन रहा है ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे, एससीओ के लेवल पे, इसमें पाकिस्तान का फायदा ही फायदा है। शायद पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन राणा साहब, आपको लगता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बड़ी अहमियत है उनकी जो मौजूदा नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है या उनकी जो कैबिनेट है, क्योंकि जो भी करना चाहते हैं मोदी साहब उसको जस्टिफाई या कम से कम उसकी आर्टिकुलेट करना जयशंकर साहब के हाथ में है या वही करते हैं। जिस तरह से आपको याद होगा हेनरी किसिंजर साहब निक्सन साहब की हुकूमत में करते थे, या कंडोलीजा राइस बुश प्रेसिडेंट की वक्त में जिस तरह से वो आर्टिकुलेट करती थी बुश के ख्यालात को। तो आपको लगता है कि बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है मीडिया के ऊपर कि कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पीस टॉक या कोई भी बात या चीत नहीं होगी इस हवाले से, लेकिन आपको याद है 2003 और 4 के अंदर इसी तरह की एक समिट थी पाकिस्तान में, वाजपेयी साहब तशरीफ लाए और बाद में पता ये चला, हालांकि स्केजुअल नहीं था और बताया जाता कि कोई आपस की बातचीत नहीं होगी, लेकिन बाद में साइड लाइन पे बातचीत हुई थी और जिससे बर्फ पिघली थी। तो आपको लगता है कि ये बर्फ भी यहाँ पे पिघलेगी और कम से कम ये जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है और जो एशिया की जो तरक्की करनी है मिलकर साथ चलकर, वो उसमें भारत जो है अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाएगा या ला सकता है? सर, एससीओ समिट में जयशंकर साहब का आना ये इंडिया के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया था, क्योंकि अच्छा। रिसेंट इलेक्शन में मोदी साहब की जो पोजीशन है विद इन इंडिया, इवन रीजन में, फिर फॉल ऑफ जो बांग्लादेश गवर्नमेंट का सीन हुआ, जितने भी इंसिडेंट 2024 में हुए हैं पिछले 8-10 महीनों में, वो मोदीज्म की फेवर में नहीं गए, ठीक है। और इस वक्त इंडिया जो है वो कमजोर विकेट पे नजर आता है। दैट्स द रीजन के एसईओ समिट में इस्लामाबाद में इंडिया का आना, ये इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए तो जाहिर है कि एजाज की बात है, अच्छी बात है, इससे पाकिस्तान का भी कद बड़ा होगा, लेकिन ये इंडिया के लिए शायद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो हालात भी सब खित्ते के रीजन के जो चल रहे हैं, इंडिया जो है वो कहीं पीछे ना रह जाए या कहीं साइड पे ना रह जाए। क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में जो समिट हो रहा है, ये पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे चाइना है, रशिया है, सऊदी अरेबिया, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ठीक है। और ये तरक्की करती हुई ताकतें हैं, ये आगे बढ़ती हुई ताकतें हैं, तो इनसे ज्यादा दूर रहना इंडिया को सूट नहीं करता। लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं उसका हमेशा कदरदान रहा हूँ कि उन्होंने एक ही वक्त में रशिया के साथ, चाइना के साथ, ठीक है, इवन अमेरिका के साथ उन्होंने रिलेशनशिप को बरकरार रखा है। चाइना के साथ उनकी टेंशन शायद हमसे भी ज्यादा है, रोज बॉर्डर पे उनकी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेड है इस पूरे रीजन में, एशिया में, सबसे ज्यादा चाइना के साथ है, जिसपे उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। यही कमाल होता है, ठीक है ना, कि आप जो है वो चीजों को बैलेंस लेके चलें। और जयशंकर का पाकिस्तान आना भी उसी की कड़ी है कि वो चीजों को बैलेंस लेके चलना चाहते हैं। वो हर ब्लॉक में अपनी जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, उसको कायम रखना चाहते हैं। और ये गुर शायद इंडियन पॉलिटिशियंस को आता है। और इसमें जो मोदी सरकार है, वो ठीक कहा आपने कि जयशंकर और अमित शाह ये दो ऐसे करेक्टर हैं जो उस पूरे ढांचे को चलाते हैं। बल्कि यहाँ तक बात होती है कि मोदी साहब को तो शायद उन्होंने दिखाने के लिए सामने रखा है, बैकफुट पे ये दो ही प्लेयर्स हैं जो पूरे निजाम को चलाते हैं। और इसलिए मोदी साहब भी उठते बैठते अमित शाह, अगर आप उनकी गपशप सुने, जब वो टॉक करते हैं तो हर दूसरे सेंटेंस में अमित शाह आता है, कि जो अमित शाह बोलेगा वही मोदी साहब बोलेंगे आगे। तो दैट्स द सीन। बट ओवरऑल ये है कि ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। और बैकडोर चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं, चाहे वो इंडिया के साथ हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ है, वो कभी भी बंद नहीं होते, किसी न किसी लेवल पे काम कर रहे होते हैं।
जब कभी मुनासिब मौका आता है, जैसे SCO आया है, तो उस पे वो जो होमवर्क हो रहा होता है तो वो फिर खुल के सामने आ जाता है कि बैकफुट पे जो है किसने कितना काम किया है। तो ये ओवरऑल हमारे रीजन के लिए, खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज्यादा जो है वो खुशी की बात है और इम्पॉर्टेंट है। और इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो है हर तरह से हालात में, चाहे वो सियासी इस्तेकाम है, मौशी इस्तेकाम है, जिसकी मौशी इस्तेकाम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करना चाहेंगे कि सीपैक में गिलगित बल्तिस्तान का क्या किरदार है, और वहां पे जो लोगों को जो ग्रीवेंसेस हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जाए, और उनको कैसे हम शामिल कर सकते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी इस वक्त शामिल हो रही है, ट्रांसफर हो रही है पाकिस्तान, उसमें उनको भी शेयर मिले और वो पाकिस्तान की तरक्की में और अपने इलाके की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। वंस अगेन वेरी थैंक यू वेरी मच राना साहब, आप हमेशा वक्त देते हैं। नाज़रीन, आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी। आप हर दफ़ा सवालात भेजते हैं, जिस तरह की क्वेरीज आती है उसी तरह, जिस तरह की सजेशंस आती हैं, हम अपने एपिसोड को उसी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। आपके देने देखने का पहले से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।